नमस्कार, मैं डॉक्टर विधि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैं आपके साथ बीए पार्ट थर्ड का इतिहास का दूसरा पेपर समसामयिक भारत डिस्कस कर रही हूँ। हम इस पेपर की पहली इकाई के पहले विषय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत है वह कई बिंदुओं में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी, जिसमें से एक बिंदु अहिंसा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने अहिंसा के मूल्य को विरासत के रूप में स्वतंत्र भारत को सौंपा है, जिसे हम आज भी सहेज कर रखे हुए हैं। इस पर हमने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य विरासतों जैसे कि राष्ट्रीय एकीकरण और सांप्रदायिक सौहार्द पर चर्चा करूंगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जब शुरुआत होती है 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई के बाद से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानते हैं, और उसके बाद अगले 90 साल तक यह आंदोलन संपूर्ण भारत में चल रहा था। प्रमुख रूप से इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथ में था। तो उस समय क्या भारत एक राष्ट्र था? अगर हम ये प्रश्न पूछें तो जवाब मिलता है कि नहीं, उस समय भारत एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि एक जन्म लेता हुआ राष्ट्र था। तो कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने राष्ट्रीय एकीकरण के मूल्य को अपना साध्य बनाया कि भाई हम स्वतंत्र भी हों और हम एक राष्ट्र भी बने? तो इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण पर भी कई बार इंडिविजुअल प्रश्न आ जाता है, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई सारी ऐतिहासिक शक्तियाँ विद्यमान थीं, जो कि एक राष्ट्र बनने की जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ थी कि भाई आगे चलकर एक राष्ट्र बन सकता है, उसे सुनिश्चित करती थी। तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ के समय भारत संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम बाहर से देखें तो एक राष्ट्र दिखाई नहीं देता, बल्कि वह एक जन्म लेता हुआ राष्ट्र था। शोषणकारी औपनिवेशिक शासन ने अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों के कारण, सैन्य हितों के कारण भारत को आर्थिक व प्रशासनिक एकरूपता प्रदान कर राष्ट्रीय एकीकरण की जो संभावनाएं थीं उनको शक्ति प्रदान की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने राजनीतिक रूप से विघटन की जो प्रवृत्तियां थीं उनको जन्म दिया, जैसे कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के आधार पर विघटन को जन्म दिया, और हिंदुओं में भी निम्न वर्गों को विघटन की ओर धकेला। तो एक तरफ उन्होंने सड़कों के माध्यम से, रेलों के माध्यम से, सैन्य चौकियों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से देश के राजनीतिक एकीकरण को संभव बनाया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने भारत को तोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने उपनिवेशवाद की विघटनकारी प्रवृत्तियों की खूब आलोचना की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारत को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से
जोड़ने में उपनिवेशवाद की भूमिका को स्वीकार भी किया। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात। भारत जब अंग्रेज़ आए थे तब भारत कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 1757 से लेकर 1857 के 100 सालों के दौरान अंग्रेज़ों ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और उन्होंने यहाँ पर एक तरह की प्रशासनिक व्यवस्था लागू की अपने जीते हुए भूभाग में, है ना। और रियासतों के साथ उन्होंने कई तरह की संधियाँ की और उन संधियों का चरित्र लगभग एक जैसा ही होता था हर रियासत के साथ। तो वहाँ पर भी एकीकृत व्यवस्था हमको दिखाई देती है ना। तो अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक शासन ने ही वो जो एकीकरण की प्रबल संभावना थी उसे दिखाया। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण सदा से हमारी संस्कृति में निहित है ना। वो संस्कृत का श्लोक आपको याद ही होगा जिसमें कहा गया है कि दक्षिण में समुद्र भारत के पैर पखारता है और उत्तर में हिमालय खड़ा है जो रक्षा करता है ना। तो एक राष्ट्र हमें ऐतिहासिक ग्रंथों में दिखाई देता है, लेकिन आधुनिक काल में वास्तविकता बनाने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय एकीकरण को एक वास्तविकता बनाने की दृष्टि से अंग्रेज़ों द्वारा जो प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण देश का किया गया वो महत्वपूर्ण था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे देश को तोड़ने का भी काम किया, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति उनकी मूल मंत्र थी। इसलिए उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में, स्वयं हिंदू समाज में बहुत सारी विघटनकारी प्रवृत्तियों को जन्म दिया और जिसका नतीजा हमको अंततः भारत पाकिस्तान विभाजन के रूप में झेलना पड़ा। तो दोनों चीज़ें समानांतर रूप से चल रही हैं। देश का एकीकरण भी होता दिख रहा है और विभाजन भी हो जाता है ना। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसके नेता थे उन्होंने इस बात को बहुत भली भांति समझ लिया था कि भारत अभी एक राष्ट्र नहीं है, लेकिन यह जन्म लेता हुआ राष्ट्र है। और उन्होंने भारत के राष्ट्रीय स्वरूप को सहेजा और उसे आगे बढ़ाया। यही कारण है कि 1947 में हम एक एकीकृत भारतवर्ष बन सके, है ना। आरंभ से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीयपन पर जोर दिया और हमेशा अखिल भारतीय संदर्भों में ही उन्होंने सोचा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसी प्रादेशिक राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि एक नए राष्ट्रव्यापी संगठन के रूप में हुई, जो कि सारे देश की अखिल भारतीय मांगों के आधार पर राजनीतिक आंदोलन में भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध था। ठीक है, सारे देश की हम मांगों को उठाएंगे। इसके जो कार्यकर्ता थे, इसकी जो अपील या मांग थी, इसके जो श्रोता थे और सर्वोपरि इसके नेता सभी अखिल भारतीय थे। और शुरू से ही इसने देश की एकता और अखंडता पर जोर दिया। इसके अलावा प्रादेशिक जन आंदोलनों का, भाई जो स्टेट्स में प्रजामंडल आंदोलन हो रहे थे, है ना, उनको भी अखिल भारतीय आंदोलन के साथ व्यापक तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया। इसी कारण आज़ादी के बाद रजवाड़ों का शेष भारत में विलय आसानी से सुनिश्चित हो पाया। यह अखिल भारतीयपन सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही विशेषता नहीं थी। अन्य राजनीतिक पार्टियां और जन संगठनों की शुरुआत भी अखिल भारतीय संगठनों के रूप में ही हुई। फिर भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने व्यापक तौर पर ये स्वीकार किया कि भारत एक संरचना संपन्न राष्ट्र बन सकता है और उस उद्देश्य के लिए इसकी एकता एक व्यापक ढांचा भी प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन शर्त ये है कि इसके सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, नृजातीय और क्षेत्रीय अंतरों को न केवल स्वीकार किया जाए बल्कि इनकी सराहना भी की जाए। भाई भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली थी कि हम एक राष्ट्र बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक विशाल राष्ट्र है और इसके हर कोने में अलग अलग तरह की संस्कृति, धर्म, भाषा को मानने वाले, जानने वाले लोग रहते हैं, तो इसे जोड़ना बड़ा ही मुश्किल होगा। लेकिन उन सब ने ये विचार किया कि
इसे तभी जोड़ा जा सकता है, तभी इसे एकीकृत किया जा सकता है जब हम इसकी क्षेत्रीय असमानताओं को भली भांति स्वीकार करें और जो हमारी विविधता है उसको हम अपनी शक्ति बनाएं। न केवल धर्म जाति समाज संस्कृति के आधार पर भारत अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, बल्कि भारतीय समाज भी अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने कभी भी अपने आप को वर्गीय आधार पर बंटने नहीं दिया, परंतु यह कभी वर्गीय संगठनों और वर्ग संघर्ष के रास्ते में रुकावट भी नहीं बना। राष्ट्रीय आंदोलन ने अनेकता में एकता का आदर्श और राष्ट्रीय अखंडता की दोहरी अवधारणा और आदर्श का विकास किया। अनेकता सांस्कृतिक विभिन्नता और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित थी, जिसकी मंजिल अंततः संघवाद की राजनीति तक पहुंचना था, है ना। और हम अंततः इसमें सफल भी रहे, है ना। भारत एक संघ के रूप में विकसित हुआ। दूसरी तरफ राष्ट्रीय अखंडता का लक्ष्य मजबूत केंद्र और वह ढांचा उपलब्ध कराना था जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के धागों के साथ ऐसा एक ढांचा बने जो कि विभिन्न संस्कृतियों के धागों के साथ मिलकर गुथा गया हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उपनिवेशवादी अंग्रेज़ी शासन ने अपने सैन्य और आर्थिक हितों के कारण रेल, डाक, तार, सड़क मार्ग आदि के माध्यम से देश के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। वहीं दूसरी ओर एकीकृत भारत की शक्ति का एहसास करके उन्होंने इसे तोड़ने के में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और अंततः तोड़ भी दिया भारत पाकिस्तान के रूप में। लेकिन फिर भी शुरुआत से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को साथ लेकर चला और ऐसी प्रवृत्तियों को उसने अपनाया ताकि सारा देश एक साथ खड़ा हो सके। यही कारण है कि 1947 में भारत पाक विभाजन के बावजूद भी शेष भारत राष्ट्रीय एकीकरण को अंगीकार कर पाया। तो ये बात होती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दूसरी विरासत राष्ट्रीय एकीकरण की। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तीसरी विरासत सामाजिक समानता की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ने असमानता के हर स्वरूप का विरोध किया, चाहे वो जाति के आधार पर असमानता हो, लिंग के आधार पर भेदभाव हो या कुछ इस तरह का शोषण हो, सबका उसने विरोध किया। वस्तुतः सामाजिक समानता हिंसा का ही एक रूप है। अतः जब हिंसा को राष्ट्रीय मूल्य के रूप में अपनाया गया तो सामाजिक समानता के विचार को भी बल मिला। जातीय आधार पर छुआछूत, ऊंच नीच एवं भेदभाव भारतीय समाज का बड़ा कलंक था। 19वीं सदी के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन ने इसके विरुद्ध वातावरण तैयार किया। आपको याद है ना, आर्य समाज आंदोलन, ब्रह्म समाज आंदोलन, विवेकानंद मिशन, है ना, ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में चला महिलाओं जाति व्यवस्था विरोधी आंदोलन, है ना। तो ये जो धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन थे, उन्होंने विभिन्न जाति और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ वातावरण तैयार किया। इसी क्रम में ज्योतिराव फुले के नेतृत्व में जाति व्यवस्था विरोधी आंदोलन उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के नेतृत्व में भी सशक्त जाति विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुए। 1920 के बाद छुआछूत या अस्पृश्यता उन्मूलन राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम और राजनीतिक गतिविधियों का एक बुनियादी अंग बन गया। 1920 के बाद, है ना। 1924-25 में वायकोम और 1931 में गुरुवायूर में अवर्णों के मंदिर प्रवेश हेतु सशक्त सत्याग्रह हुए। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन एक सशक्त जाति विरोधी विचारधारा विकसित और प्रचारित करने में असफल रहा, तथापि राष्ट्रीय आंदोलन जनित भावनात्मक माहौल के कारण ही
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण जब घोषित किया गया संविधान सभा में, तो कोई विरोध का स्वर नहीं उठा। इसी प्रकार लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक सशक्त पहल की। इसने लाखों महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर राजनीति के मैदान में खड़ा कर दिया। इसकी सुधारवादी कार्यसूची में महिलाओं की सामाजिक उन्नति के साथ ही साथ उनकी शिक्षा, रोजगार, समान राजनीतिक अधिकार शामिल थे। इसी पृष्ठभूमि में 1950 के दशक में हिंदू आचार संहिता विधेयक के अंश आसानी से स्वीकृत और पारित हो गए। ठीक है, इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल सामाजिक स्तर पर ही नहीं, आर्थिक स्तर पर भी समानता का पक्षधर था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयनारायण, अच्युत पटवर्धन आदि ने आर्थिक समानता का पक्ष रखा। इस उदार परंपरा के साथ भारतीय संविधान ने सामाजिक समानता को वैधानिक रूप से अपनाया। इसी के साथ हम ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बाकी बची हुई राष्ट्रीय आंदोलन की विरासतों को हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।